हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम अपनी कक्षा को स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आगे बढ़ाएंगे और स्वतंत्रता के अधिकारों को पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक हैं हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में। तो हम आज स्वतंत्रता के अधिकारों को पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें स्वतंत्रता के अर्थ को समझना आवश्यक है कि स्वतंत्रता है क्या। देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव अभाव यानी कि किसी व्यक्ति पर कम से कम बंधन लगाए जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वतंत्र है। समाज व्यक्ति पर जितने कम बंधन लगाएगा वह अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने विकास, अपनी क्षमताओं को उतना अधिक विकसित कर सकता है। तो पहला अर्थ है स्वतंत्रता का बंधनों का अभाव। न्यूनतम प्रतिबंध, न्यूनतम प्रतिबंध, न्यूनतम प्रतिबंध। तीसरा हो सकता है तानाशाही, तानाशाही का अभाव, अभाव। चौथा हो सकता है कि विधि के अंतर्गत अंतर्गत ही स्वतंत्रता है। देखिए, समझिए, स्वतंत्रता शब्द में ये अर्थ निहित है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र होगा उसमें बंधनों का अभाव मिलेगा। जो समाज स्वतंत्र होगा, जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता देगा, वो कम से कम प्रतिबंध व्यक्तियों की आजादी पर लगाएगा। जो जो समाज, जो राज्य स्वतंत्र होगा उसमें तानाशाही का अभाव होगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी, लोकतंत्र के मूल्य मजबूत होंगे तथा विधि के अंतर्गत ही स्वतंत्रता। ऐसा क्या मतलब है कि जो स्वतंत्रता है ना वो विधि के अंतर्गत ही पाई जा सकती है। क्योंकि विधि, जब आप सोचिए, अगर विधि का डर नहीं होगा या किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा तो व्यक्ति ऐसी ऐसी मांगे करने लगेंगे जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने लगेगी। तो हम अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को न छीने, इसके लिए विधि के अंतर्गत ही स्वतंत्रता का बात की गई है कि विधि के अंतर्गत ही स्वतंत्रता है जो ये सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है, क्या करने का अधिकार नहीं है। तो ये हुआ स्वतंत्रता का अधिकार का, स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार है। लेकिन आज हम अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे और अनुच्छेद हम बाकी कल करेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकारों को ही व्याख्या करता है कि व्यक्ति को कितने अधिकार है, क्या करने के अधिकार है, क्या नहीं करने के अधिकार है। तो स्वतंत्र राज्य वही होगा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, आजादी पर न्यूनतम प्रतिबंध लगाएगी और अधिकतम आजादी देगी, जिससे व्यक्ति अपने विकास, अपनी क्षमताओं का चहुमुखी चहुमुखी विकास कर पाएगा। चहुमुखी यानी कि भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, राजनीतिक विकास, ये सभी चहुमुखी विकास कर पाएगा। देखिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। तो देखिए अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 पर आने से पहले हम स्वतंत्रता के और प्रकारों को देख लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के शब्द को, यानी जो स्वतंत्रता शब्द है उसको हम और भी तरीकों से समझ सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता के स्वतंत्रता 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 को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक है हानि सिद्धांत, हानि सिद्धांत, स्वतंत्रता का हानि सिद्धांत, हानि सिद्धांत। तो
ये एक महान विद्वान, महान दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आपने सुना होगा, महान दार्शनिक या फिलोसफर है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक हानि सिद्धांत दिया था। हानि सिद्धांत का मतलब है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल तभी छीना जा सकता है जब आत्मरक्षा का सॉरी जब आत्मरक्षा का सवाल हो। यानी कि हानि सिद्धांत को तभी लागू किया सकता है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब किसी की मदद का विषय हो, किसी की रक्षा का विषय हो, किसी को बचाने का मुद्दा हो, किसी के अधिकारों को बचाने का मुद्दा हो। ये हानि सिद्धांत है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल इस स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है। एक है शव स्वतंत्रता या शव संबंध स्वतंत्रता। एक है पर संबंध स्वतंत्रता। तो स्व संबंध स्वतंत्रता का क्या मतलब है? यानी कि स्व संबंध स्वतंत्रता में ऐसे कार्य आते हैं जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति स्वयं पर पड़ता है, निजी जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे कार्य है जिसका प्रभाव निजी स्तर पर पड़ता है, व्यक्ति पर पड़ता है, उसे हम स्व संबंध स्वतंत्रता कहते हैं। जब दूसरा समझे तो पर संबंध क्या होता है? यानी कि किसी व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव अन्यों पर जा रहा हो, अन्यों पर प्रभाव डाल रहा हो, प्रभाव उत्पन्न कर रहा हो, तो उसे हम परसंबंध कहते हैं। तो स्वसंबंध में तो व्यक्ति कहा गया है कि मिल द्वारा कि राज्य पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कि राज्य यह नहीं तय करेगा कि कोई व्यक्ति निजी स्तर पर क्या करना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, किसे पसंद करना चाहता है, किससे शादी करना चाहता है, किसके साथ बैठना चाहता है, ये सब तय नहीं करेगा कि ये निजी मामला है व्यक्ति का। तो स्व संबंध ऐसे कार्य है जिसका अन्यों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसके कार्यों का प्रभाव स्वयं पर पड़ रहा है, ऐसे कार्यों पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि ऐसे कार्य है जिसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ रहा है, तो ऐसे कार्य को राज्य प्रतिबंधित कर सकता है दूसरों के अधिकारों के बचाव के लिए। ऐसे कार्यों को राज्य प्रतिबंधित कर सकता है दूसरों के बचाव के लिए। तो इन्हें हम पर संबंध और स्व संबंध कार्य कहते हैं। उसी के साथ समता को नकारात्मक और सकारात्मक में बांटा जा सकता है। नकारात्मक व सकारात्मक। तो नकारात्मक समानता वो है जिसमें व्यक्ति जो चाहे, जो करना चाहे, जो बनना चाहे, वो कर सके, बन सके, तो उसे हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ऐसी स्वतंत्रता में राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी व्यक्ति क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है, ऐसे कार्यों में राज्य बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि ऐसे कार्य है जिसमें यह बताया जाता है कि व्यक्ति को क्या करने की स्वतंत्रता है, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को क्या करने की स्वतंत्रता है के बारे में व्याख्या की जाती है। यानी समझिए, जैसे सकारात्मक में कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो एक पुष्प की तरह है, जिसे अगर उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, पर्याप्त पानी मिलेगा और देखभाल मिलेगी तो वह खिल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य है। अगर मनुष्य को आवश्यक विकास के लिए आवश्यक शर्तें उपलब्ध होंगी, स्वतंत्रता मिलेगी, आजादी मिलेगी, वह आवश्यक अन्य चीजें मिलेंगी, तो उसका चहुमुखी विकास होता है, अपनी क्षमताओं का विकास होता है। तो सकारात्मक क्षमता वह है जो व्यक्ति के विकास पर, क्षमताओं के विकास पर भौतिक, राजनीतिक व आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ाती है, प्रोत्साहन करती है। यानी जिसके अभाव में व्यक्ति अपना चहुमुखी विकास नहीं कर पाता है, तो ऐसे में राज्य कुछ प्रतिरोध लगा सकती है। सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसके पक्षधर व्यक्ति मानते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो केवल व्यक्ति समाज में ही पा सकता है, यानी समाज में रहकर ही व्यक्ति स्वतंत्रता को हासिल कर सकता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, जो मानव है ना वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो यानी किसी व्यक्ति का अकेले रहना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है।
उसे चाहिए ऐसे कुछ रिश्ते जिससे वो अपनी हर बातें बता सके, हर बातें शेयर कर सके, जिससे वो अपनी हंसी मजाक कर सके, अपने भार को कम कर सके, उससे बातें करके, उसको बातें बता के। ऐसे रिश्ते इंसान को चाहिए। व्यक्ति कभी भी एकांत में अकेले चुप रहकर नहीं गुजार सकता है, नहीं रह सकता है। तो ये है नकारात्मक और सकारात्मक समानता। अब हम देखेंगे, अच्छा इसी के अंदर मिल ने आगे ही बताया है, स्टुअर्ट मिल ने एक बहुत ही अच्छी बात है, ये जो मैं आर्टिकल 19 के पार्ट समानता के अधिकारों को बताने के बाद बताऊंगा, प्रतिबंधों के बाद बताऊंगा। देखिए, अभिव्यक्ति वाक और अभिव्यक्ति के बारे में बताऊंगा। तो आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में आता है ए, जिसमें कहा गया है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? यानी कि फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के भाग 1 में दी गई है, क्लोज 1 में दी गई है। यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्ति का अपने विचार बोलना, अपने विचार प्रस्तुत करना, किताबें लिखना, फिल्में बनाना, ये सभी शामिल है। ये सभी शामिल वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। इसके साथ साथ व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोलना, यानी व्यक्ति का चुप रहना, व्यक्ति सूचना प्राप्त करना, फिल्मों का निर्माण करना, पुस्तकों का लेखन करना, ये सभी की सभी चीजें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती हैं। उसी के साथ दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति बिना हथियार के कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। उसी के साथ सी में होता है संगठन संगठन समूह बनाने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। अच्छा, इसमें 97वां संशोधन करके सहकारी को ऐड कर दिया गया है, सहकारी संगठन को भी ऐड कर दिया गया है। ये मैंने प्लस का निशान लगा दिया ताकि याद रह जाए आपको। सहकारी संगठन को भी ऐड कर दिया गया है। इसी के साथ ई में बताया गया है कि भारत के किसी भी स्थान पर आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति कहीं भी पूरे के पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि जो इतनी डाइवर्स सिटी है, इतनी डाइवर्स कंट्री है भारत, उसमें एकता की भावना को महत्व दिया सके, एकता की भावना को बढ़ाया जा सके। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। अच्छा, इसी के साथ में डी में कहा गया है कि निवास व आवास व निवास बनाने की स्वतंत्रता, निवास करने की व आवास बनाने की स्वतंत्रता। तथा ई में था संपत्ति क्रय विक्रय का अधिकार की स्वतंत्रता, संपत्ति क्रय विक्रय, जिसको खत्म कर दिया गया है 44वां वह संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्या कारण था कि संपत्ति के क्रय विक्रय के अधिकार को समाप्त करना पड़ा, इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एफ में बताया गया है कि आजीविका वृत्ति
व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता, तो ये सारे अधिकार वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उन आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए। अच्छा, स्वतंत्रता केवल आबाद आजादी या छूट नहीं ही मात्र नहीं है, यानी राज्य कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या मतलब है, कि पहले तो आप कह रहे हो कि आप कुछ भी करने को, कुछ भी कहीं भी घूमने को, कुछ भी बोलने को स्वतंत्र है, कहीं भी घूमने फिरने को स्वतंत्र है, और उसके बाद आप एक बाड़ लगा रहे हैं। बाढ़ को देखकर लग रहा है कि आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि आपको कहीं भी घूमने की, जाने की, आने की, बोलने की, कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। तो इन दोनों बातों में तो कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। ये दोनों बात तो एक नहीं हुई, पूरक नहीं है। एक साइड तो आप कह रहे हो कि कहीं भी आने जाने की, कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, दूसरी साइड आप कह रहे हो कि नहीं, कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए किसी व्यक्ति को, तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, अव्यवस्था शामिल हो जाएगी, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ नहीं जी पाएगा। यानी कि देखो, महात्मा गांधी द्वारा एक लाइन कही गई थी कि अगर सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार देना है, सभी व्यक्तियों को अधिकार देना है, तो यदि हर व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने लग जाए, तो सभी व्यक्तियों को अधिकार मिल सकता है, सभी व्यक्तियों के अधिकार को बचाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि हर व्यक्ति दूसरों के अधिकारों की का आदर करे, सम्मान करे, उनके अधिकारों को न छीने, तो हम सभी को अधिकार मिल सकता है। यानी कि दूसरों के अधिकारों को छीनकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता, जब तक हम दूसरों के अधिकारों को हम जब तक पूरी तरह से बंधनों से मुक्त नहीं करेंगे, दूसरों के अधिकारों को नहीं, दूसरों के अधिकारों को देंगे, छीनेंगे नहीं, तो हम सभी स्वतंत्र हो सकते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छी लाइन है जिसमें एक महान दार्शनिक ने कही थी कि मैं तुम्हारे तर्क से असहमत हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बोलने के अधिकार का मरते दम तक संरक्षण करूंगा। यानी कि देखिए कितनी अच्छी लाइन है, कि कह रहा है कि मैं जो तुमने तर्क दिया है ना, उसे सहमत नहीं हूं, मानता नहीं हूं उस तर्क को, लेकिन मरते दम तक मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे जो बोलने का अधिकार है ना, तर्क रखने का, कि तुम्हें बोलने का अधिकार है, तुम बोल पा रहे हो, वो अधिकार के हमेशा मैं मरते दम तक संरक्षण करूंगा, उसका आदर करूंगा। तो कितनी अच्छी लाइन है। अगर इस लाइन को हर व्यक्ति अपना ले और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने लग जाए, दूसरे के अधिकारों को छीनना बंद कर दे, तो हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे। एक सभ्य समाज का, यानी राम राज्य की जो कल्पना की जाती है, वो साकार हो जाएगी। लेकिन हम करते क्या है कि हम केवल स्वार्थी मनुष्य हैं, मनुष्य मूलतः स्वार्थी है। यदि मनुष्य को पता चल जाए कि इस चीज में मेरा स्वार्थ नहीं है, तो वो अपनी कानी उंगली भी नहीं लाएगा। ये बात भी एक महान दार्शनिक ने कही हुई है कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि अगर उसे पता चल जाए कि किसी काम में उसका स्वार्थ नहीं है, उसे लाभ नहीं हो रहा है, तो वो अपनी कानी उंगली भी नहीं उठाएगा, यानी चिटली उंगली भी नहीं लाएगा उस काम को करने में। देखो, हमने 19 को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 19 के 1 में था ये, 19 के 1 में, 19 का पार्ट 1 सब क्लोज ABCD ऐसे बने हुए हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि इतने अधिकार दे दिए। अब राज्य कह रहा है कि राज्य को संतुलित रूप से, व्यवस्था को संतुलित रूप से चलाने के लिए हमें प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाए जा रहे कि आपकी आजादी छीनी जा रही है, बल्कि इसलिए लगाए जा रहे हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को न छीने। आपको तो अधिकार है कुछ भी करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप अपने अधिकार को पाने के लिए दूसरों के अधिकारों को छीन रहे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। देखिए, मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो एक बार सुबह एक बार शाम को 2 मिनट के लिए रेडियो में वो नमाज पढ़ता है। जो वो आवाज हम सुनते हैं, अल्लाह अकबर, बड़े तेज आवाज में शोर,
तो सभी लोगों को परेशानी है उससे, खासकर हिंदू वर्ग को, हिंदू समाज को। उनका सॉरी, उनका कहना है कि इससे साउंड पोल्यूशन हो रहा है, इससे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बूढ़े हैं, उनको परेशानी हो रही है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये बात हमें तब नहीं दिखती जब हिंदू धर्म के एक उत्सव होता है, कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा में घर से चलने से लेकर, वहां पर जाने से लेकर वापस आने तक नॉन स्टॉप डीजे बजता है, वो भी फुल साउंड में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि भारत मूलतः हिंदू बहुसंख्यक है, और हिंदू बहुसंख्यक होने के नाते हम अल्पसंख्यक को दबाते हैं। क्योंकि अगर अल्पसंख्यक बोल पाते तो हमारा विरोध करते कि भाई डीजे क्यों बजा रहे हो, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, इससे जो हमारे सोने का अधिकार है, आर्टिकल 21 में सोने का अधिकार है, वो अवरुद्ध हो रहा है। ऊपर से साउंड पोल्यूशन, पर्यावरण दिक्कत हो रही है, सबको साउंड पोल्यूशन हो रही है, जिससे सोने के अधिकार में बाधा आ रही है। तो जब ये नहीं दिखता किसी को भी, लेकिन जो हिंदू है वो बहुसंख्यक है, उनका राज है, उनकी सत्ता है, इसलिए कोई बोल नहीं पाता है। वहीं मुस्लिम में समाज नमाज पढ़ता है 2 मिनट के लिए, तो हम कहते हैं साउंड पोल्यूशन होता है, हम उसको बंद करवाने पर लगे हुए हैं। तो ये एक सभ्य समाज के लक्षण नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु पढ़ रहे हैं। जिस समाज में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों की सुनी नहीं जा रही है, बहुसंख्यकों का राज है, वो समाज कैसे सभ्य हो सकता है, कैसे उन्नति की तरफ बढ़ सकता है? सभ्य समाज वो है जो जिस समाज में अल्पसंख्यकों, यानी अल्पसंख्यकों की भी एक मत है, यानी कि लोकतंत्र ऐसे कहा जाता है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का राज है। यानी अगर लोकतंत्र में 99 मूर्ख ये कह रहे हैं कि ये बात सही है, और 1% समझदार व्यक्ति ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो 99% मूर्खों की बात को माना जाएगा। तो यहाँ जिस समाज में अल्पसंख्यक, अगर आपको किसी समाज को देखना है वो कितना सभ्य है, तो वहां के अल्पसंख्यकों की स्थिति देख लीजिए। अगर अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी है तो वो समाज सभ्य है। बाकी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को दिक्कत है। आप देखेंगे भारत में कि पिछले दशकों से मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती है, बढ़ती जा रही है। अगर अल्पसंख्यकों को दिक्कत होती, अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा होता, तो उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाती। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी है जहां हमें सुधार की आवश्यकता है, हमें कट्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये जो 2 मिनट का नमाज पढ़ने का है, तो इसे हमें थोड़ा उनकी श्रवणता के लिए, धार्मिक श्रवणता के लिए हमें कुछ सहन करना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये है कि दूसरों के श्रवणता के अधिकारों को हमें सम्मान करना चाहिए। तो एक सभ्य समाज का लिए, सभ्य नागरिक होने के नाते, हमारे कर्तव्य के नाते ये हमारा अधिकार है कि हम दूसरों की स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए थोड़ी सी खुद की स्वतंत्रता को बलिदान दें, थोड़ा सा सहन करें, जिससे समाज में समन्वय बनेगा, तालमेल बढ़ेगा, और जिससे समाज विकास की तरफ बढ़ेगा। तो ये था आर्टिकल 19 हमारा। अब पढ़ेंगे प्रतिबंध। 19 के 2 से 6 तक प्रतिबंध बताए गए हैं, और जो प्रतिबंध होंगे वो तार्किक आधार पर, तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य द्वारा। अच्छा, प्रतिबंध के आधार क्या होंगे? आधार किस आधार पर लगाए जा सकते हैं? तो देखिए, आधार हो सकता है मानहानि, अवमानना, न्यायपालिका की अवमानना, कदाचार, अच्छा, एक हुआ पहला संविधान संशोधन, पहला संशोधन, पहला संशोधन। इसमें प्रतिबंध बताए गए हैं कि लोक व्यवस्था,
विदेशी राज्यों से मित्रता, मित्रता, इनके आधार पर भी क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसी के साथ फिर 16वां संशोधन हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, एकता, अखंडता व संप्रभुता। इन आधारों पर इनके विरुद्ध भाषण पर, इसके अंदर भड़काऊ भाषण भी आता है, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण। अच्छा, इन 3 शब्दों पर, इन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ताकि दूसरों के अधिकारों का भी उल्लंघन न हो, सभ्य समाज और संतुलित समन्वय समाज का स्थापना की जा सके। तो देखिए, अब एक चीज रहती है, हम आपको एक महत्वपूर्ण बात जो जॉन जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा बताई गई थी, अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्ति का आधार है उसके आधार पर। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने, महान दार्शनिक थे, जॉन स्टुअर्ट स्टुअर्ट मिल, मिल के नाम से फेमस है, जॉन मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो एक ग्रीक दार्शनिक थे। इनकी एक किताब ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको बचाए रखना कितना आवश्यक है। उसमें उन्होंने बताया है, 4 कारण बताए, 4 कारणों से व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बचाना बहुत आवश्यक है। वो 4 कारण है, देख लीजिए। पहला पहला कारण है कि कोई भी विचार, कोई भी विचार या बात पूरी सच, यानी कि पूरी सत्य, पूरी सच या पूर्ण, पूरी या पूर्ण, पूर्ण झूठ नहीं हो सकती है, झूठ नहीं हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सच के लिए, जो कहीं ना कहीं आपको झूठ के लिए भी सच के तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दूसरा है, उसके अंदर बताया गया है कि सत्य के लिए, सत्य के लिए झूठ के लिए भी, झूठ के लिए भी सत्य के तत्वों की आवश्यकता होती है, सत्य के तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए, समझाऊंगा आपको, ये बड़े ही अच्छे विचार हैं, इसको समझ गए तो लाइफ में दिक्कतें कम होंगी। आप एक तो ईगो नहीं आएगा आप में कभी, दूसरा निर्णय लेने में बहुत मदद करेगा ये विचार, कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे, ग्राउंडेड व्यक्ति रहेंगे, हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे, हवा में नहीं उड़ेंगे कभी। अच्छा, तीसरा है कि जो सत्य है ना, सत्य विचारों के, विचारों के अंतर्द्वंद या विरोधी पक्षों से सामने आता है, सामने आता है, या उसकी विश्वसनीय या विश्वसनीयता सिद्ध होती है।
यानी कि किसी सत्य विचार है, कोई सत्य बात है, तो उसका पता कैसे चलेगा हमें कि सत्य है? जब तक नहीं पता चल सकता जब तक उसका विरोधी विचार उसके सामने नहीं ला सकता है। अच्छा, नंबर 4, जो सत्य है हम निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं कि कोई बात पूरी तरह सच है, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है कि जो बात शुरू में हमें सच लगती है अंत में वो झूठ निकलती है, और जो बात हमें झूठ लगती है वो बात कुछ समय बाद सच हो जाती है, सच सच लगने लगती है। देखिए, इन इसे समझिए कि देखिए कोई भी जो बात है ना वो पूरी तरह सच नहीं हो सकती, कोई भी बात पूरी तरह झूठ नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, जो झूठ है ना उसके लिए भी सच की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति आपको झूठ बोल रहा है उसमें भी सच होता है। 100% ना ही तो कोई बात सच हो सकती है, ना ही कोई 100% बात झूठ हो सकती है। झूठ में कुछ ना कुछ सच मिलेगा, सच में कुछ ना कुछ झूठ शामिल जरूर मिलेगा आपको। देखिए बताता हूं मैं। जैसे कि झूठ के लिए हमें सच की आवश्यकता होती है, झूठ के निर्माण के लिए। झूठ ऐसे बनाया नहीं जा सकता बिना सच के। तो देखिए, अगर मैं आपको झूठ बोलना चाहूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको झूठ बोलना चाहता हूं कि यहाँ ये बोर्ड नहीं है, आप कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो तो बोर्ड है। तो देखिए, जो मैं झूठ बोल रहा हूँ उसमें सच क्या है? मुझे सच की आवश्यकता पड़ी है झूठ बोलने के लिए। कैसे? बोर्ड तो सच है, क्योंकि मैंने झूठ बोला है इस सच के आधार पर। इस सच के आधार पर, क्योंकि ये बोर्ड सच है, हमें दिख रहा है यहाँ पे है। इस सच्चे बोर्ड के आधार पर मैंने झूठ बोला है, इसके आधार पर मैंने झूठ का निर्माण किया है कि यहाँ बोर्ड नहीं है। अगर कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज, वस्तु हो ही नहीं तो हम कैसे झूठ बोलेंगे? यानी कि झूठ का आधार कहीं ना कहीं सच होता है। कोई भी झूठ बोला गया उसका आधार सच होता है। यानी झूठ में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है और सच्चाई में कुछ ना कुछ झूठ अवश्य होता है। तो किसी बात को पूरी तरह सच्चा मान लेना, किसी बात को पूरी तरह झूठ मान लेना, किसी अपने व्यक्ति ने, किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने, किसी परिवार के व्यक्ति ने कहा, आपको कुछ बताया किसी के भी बारे में कि ऐसा ऐसा है, तो बातों को पूरी तरह सच मान लेना और बातों को पूरी तरह झूठ मान लेना दोनों गलत है। क्योंकि कोई भी बात अपने आप में पूरी तरह सच्ची नहीं हो सकती, कोई भी बात अपने आप में पूरी तरह झूठी नहीं हो सकती। ये इन बातों से स्पष्ट हो जाता है। उसके साथ देखिए, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई बात सच है, कितनी सच है, कोई बात झूठ है तो कैसे झूठ है? तो सच का, सत्य का पता तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि जो उसके विरोधी विचार है वो उसके आमने सामने नहीं रखे जाएंगे। यानी सच्चे पक्ष को और झूठे पक्ष को जब तक आमने सामने नहीं रखा जाएगा दोनों पक्षों को, तब तक पता ही नहीं चल पाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि सत्य को जानने के लिए हमेशा जो विपक्षी, विरोधी पक्ष है उसको सामने लाना पड़ता है, ताकि प्रमाणिकता सिद्ध हो जाए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो कभी भी निर्णय लें उससे पहले सुनिश्चित अवश्य करें कि आपने दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना है, दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर आपने सुना है, उनके तर्कों को सुना है, उनकी बातों को सुना है। और आप जब दोनों पक्षों को आमने सामने सुन लेते हैं तो ये सहूलियत खत्म हो जाती है कि कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा। क्योंकि झूठ बोलेगा तो तभी पकड़ा जाएगा क्योंकि सामने व्यक्ति है, दोनों सामने व्यक्ति है, जो बोलने वाले व्यक्ति दोनों सामने है। तो ऐसे पता चल जाता है सत्य कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या सच है क्या झूठ है। उसके विरोधी पक्ष है ना, जो सत्य के सामने, झूठ के सामने विरोधी पक्ष ले आइए, सच के सामने विरोधी पक्ष ले आइए। जब दोनों, हर पक्षों को आप सामने से बैठाकर सुनेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। चौथा है कि निश्चित नहीं है कि कोई बात कितनी सच्ची है, ये निश्चित नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है दुनिया में कि जिसे हम गलत समझते थे वो कुछ समय बाद सच निकलता है, जिसे हम सच समझते थे वो कुछ समय बाद झूठ निकलता है। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि किसी बात को भी पूर्ण रूप से सत्य मान लेना, किसी के बताए जाने पर किसी बात को पूरी तरह सच मान लेना या पूरी तरह झूठ मान लेना, ये अच्छा निर्णय नहीं है। ऐसे में आप अच्छी तरीके से न्याय नहीं कर पाएंगे सामने वाले व्यक्ति के साथ। तो देखिए, इसका मैं उदाहरण बताता हूं आपको।
आपने वो सिद्धांत सुना होगा, कॉपरनिकस सिद्धांत। हिस्ट्री में भी आता है, साइंस विज्ञान में भी आता है, फिलोसफी में कुछ कुछ पढ़ते हैं हम विज्ञान के विचारों को। अपने आपको ये तो पता होगा कि जो फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र, वो विज्ञान की भी जननी है। क्योंकि वैज्ञानिक भी जो हमारे आसपास के वातावरण है, जो रहस्य है, उनको जानने की कोशिश करता है। और एक फिलोसफर भी गहराई से उन्हीं उच्च स्तरों पर जाकर सोचता है, जहां वैज्ञानिक की सोच भी नहीं पहुंच पाती, वहां एक दार्शनिक की कल्पना पहुंचती है। तो इसीलिए विज्ञान में कहीं ना कहीं, क्योंकि हर विषय का अपना एक दर्शन होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि हर विषय पर एमफिल होती है, मास्टर ऑफ फिलोसफी, मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो ऐसा क्यों है कि हर विषय फिलोसफी होती है? क्योंकि फिलोसफी हर विषय का जनक है। फिलोसफी है जो हर विषय में पाई जाएगी। हर विषय की अपनी एक अलग फिलोसफी होती है। आप देखिए, आप हिंदी से कीजिए, इंग्लिश से कीजिए, फिजिक्स से कीजिए, केमिस्ट्री से कीजिए, बायोलॉजी से कीजिए, मैथ से कीजिए, कोई भी डिग्री कीजिए आप, आपको हर विषय पर एमफिल मिल जाएगी। हिंदी से एमफिल, केमिस्ट्री से एमफिल, हर विषय से एमफिल मिल जाएगी, मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी, हर विषय की अपनी फिलोसफी है। फिलोसफी विषय काफी गहराई का विषय है, रोचक विषय है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।